अस्सलाम वालेकुम। कैब 1 FAR 1 लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं जी। ये लेक्चर 17 का हैंड आउट है जी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया, वो अगली बार करेंगे। इस बार पेपर पास करने का इरादा नहीं रखते। अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना 2 दफ़ा, तभी अकाउंटिंग का सही कॉन्सेप्ट बैठेगा दिमाग में, है ना। एक दफ़ा तो सही तरह से अकाउंटिंग समझ ही नहीं आती सर। चलें जी, ये सवाल मैं सॉल्व करता हूँ सारा आपके साथ, ठीक है। एक आपका चेक भी हो जाएगा सवाल, और दूसरा, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन को देखेंगे, किस तरह से उसका फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वो देख लेंगे। फिर एक सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सवाल अकाउंट्स बनाने वाला भी कर लेंगे। दिल था डिस्पोजल भी हो जाए, लेकिन शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो बच्चों की उस ज़िद की वजह से कि अगर मैं करवा देता तो शायद आप कंफ्यूज होते घर जाके। मे भी ऐसा हो, अल्लाह की तरफ से पिछली क्लास ने नहीं किया डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, मैंने भी स्टॉप कर दिया तो उसको। तो बस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सिंपल एडिशन वाला एक सवाल मैंने करवा दिया था, और 4-5 सवाल आपके होमवर्क में होंगे, ठीक है। सही है, चले 4-5 सवाल तो वैसे कम ही है, क्योंकि हर सवाल आपका 10 से 12 मिनट में हो जाने वाला है, तो 1 घंटे का होमवर्क। जो सवाल आज होमवर्क में है उनमें नहीं ना टाइम लगना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि संडे पे तो ज़्यादा होमवर्क होना चाहिए। अच्छा, होमवर्क तो पिछली क्लास में दिया जा चुका है, रोला ना डालें। लेक्चर 17, प्लीज प्लीज बातें बंद। लेक्चर 17 का क्लास वर्क क्वेश्चन 1 करवाने लगा हूँ आपको मैं, ठीक है जी। वैसे हमारा लेक्चर 18 चल रहा है, ये 17 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है, 2 साल के लिए बनाना है, प्लस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। जर्नल एंट्री मैंने आज भी नहीं करवाई, काम ही इतना सिंपल है, वो किसी भी वक्त कर लेंगे। दरअसल जो स्टेप्स 4 लिखवाए हैं ना आपको डिस्पोजल के, ये जर्नल एंट्री है जिसको मैंने स्टेप्स की फॉर्म में लिखवाया। तो किसी भी वक्त हम उसको जर्नल एंट्री को, स्टेप्स को जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिख लेंगे, हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। वो मैंने आज भी नहीं करवाई किसी वजह से, शायद आपको करवा दूँ। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, बस एक ही काम है हमें। कोई भी बात घर से डिसाइड करके आते हैं, सर ने कुछ भी कहना ना, आगे हमने कहना नो सर, इतने तुम एब्सोल्युटली नॉट। ओके जी, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद डिस्पोजल, इस सवाल के अंदर 2 डिस्पोजल थे, तो मैंने कहा था बेशक एक बना लें, सही होता है। सोल्यूशन में किताबों के अंदर भी आपको मिलेगा एक बना हुआ, लेकिन हम अलग अलग बनाया करेंगे। जितने डिस्पोजल होंगे उतने डिस्पोजल अकाउंट्स बनाया करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल में 2 डिस्पोजल हैं, तो मैं 2 डिस्पोजल अकाउंट बना लेता हूँ। एहतियातन जगह छोड़ देता हूँ मैं, उसके लिए जर्नल एंट्री अगर दिल कर गया तो वो भी पास कर लेंगे। डिस्पोजल नंबर 1 यूँ कर लेते हैं, 1 और 2 कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, डेट के हिसाब से भी डिस्पोजल्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2 भी कर सकते हैं, 2 डिस्पोजल हैं तो। और डिस्पोजल अकाउंट नंबर 2 का यहाँ पर हम वर्किंग 1 करेंगे इंशाल्लाह। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल 1 कर लेंगे, और इसी तरह से इसके बाद 2 कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपनी वर्किंग 3 कर लेंगे। 2 मैंने इसलिए छोड़ दिया कि एक और डिस्पोजल भी है जहाँ पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेंगे, ठीक है जी। ओके, अभी भी मेथड स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आज मतलब शुरू कर दिया था कल, लेकिन आज अकाउंट तक आज इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, ठीक है। चले शुरू करते हैं जी सवाल। फॉलोइंग बैलेंसेस, ये एक तरह से सारी रिवीजन भी हो जाएगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड इस सवाल पे एक तरह से फाइनल हो जाएगा। इसके अंदर एडिशन भी है, इसके अंदर डिस्पोजल भी है, एक से ज़्यादा है डिस्पोजल, ठीक है, अकाउंट भी बन रहे हैं। तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड इस सवाल के ऊपर कंक्लूड हो जाएगा, और फिर रिड्यूसिंग बैलेंस हमारा आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, इसको बड़े ध्यान से देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो वही पूछ लें, और इसी की बेस के ऊपर मैंने अगले सवाल के अंदर फ़र्क भी बताने हैं फिर आपको। अच्छा, एसेट अकाउंट 70,000 ओपनिंग है और एक्यूमुलेशन अकाउंट 20,000 ओपनिंग है। किस दिन जी? 1 जनवरी 2013 पर एसेट अकाउंट का ब्रॉड डाउन 70,000 है। ऊपर रुपीज़ ज़रूर लिखा करें, आपके नंबर कट जाएंगे। आपका पर्चा अभी पास नहीं है, मेरा पास है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपको बता दिया। 1 जनवरी 13 ब्रॉड डाउन कितना? 20,000, ठीक हो गया जी।
ये लिखने के नंबर मिल गए 0.5 मार्क्स, अक्सर ऐसा होता है सवाल के अंदर इसी के होते हैं, सिर्फ ओपनिंग लिखने के नंबर होते हैं जितने भी हों, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से जो एलोकेट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट, एडिशन तो नहीं है कि एडिशन है, यकम आज 13 को 10,000 रुपये का एक एडिशन हुआ, तो एडिशन की एंट्री बोलेंगे पास होने वाले बच्चे। 10,000 से एसेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट यकम मार्च 2013 पर एंट्री लाजमी बोला करें। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। दो डिस्पोजल्स हैं। पहला डिस्पोजल वो है जो हमारे साल में, डेट ऑफ सेल हमारे साल में आ रही है दोनों की, हमारे साल में 30 जून पे बिका है ये एसेट, खरीदा था हमने यकम अप्रैल 9 में 2-3 साल पहले, और कॉस्ट जो है वो 5,000 है, सेल प्रोसीड्स 1,000। सेल प्रोसीड वाला कहाँ गया? तुमने पूछा नहीं सेल प्रोसीड और रेजिडुअल वैल्यू में क्या फ़र्क है, बदतमीज आदमी। अभी इस क्लास के बाद इस सवाल के बाद अगला सवाल मुझे नहीं करवाने देना जब तक ये ना पूछो, वरना तुमने मैं आगे 2 दिन खड़े रखा तुमने, ठीक है। क्लास के बाद सवाल करने आ गया था, मैंने कहा ऑनलाइन वालों ने भी सुनना होता है, हाइब्रिड वालों में सुनना होता है, फिजिकल वालों में सुनना होता है, तो सब सवाल सुन लेंगे, सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करवाना मुझे, रेजिडुअल वैल्यू और सेल प्रोसीड का डिफरेंस बताना है, मैंने आपको सबको बता दिया मैंने, इसलिए मुझे आगे नहीं जाना इस सवाल के बाद, ओके। अच्छा जी, डिस्पोजल हुआ तो स्टेप 4 लिखे हुए हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, तो कॉस्ट एसेट की 5,000, क्रेडिट किया है एसेट अकाउंट को तो डेबिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी। कोशिश कर रहा हूं मैं बोल्ड जरा मार्कर यूज करूं, बेहतर हुआ है कुछ हाइब्रिड वालों मार्कर, ऑनलाइन वाले बच्चों ने कहा है कि थोड़ा बोल्ड मार्कर यूज किया करें, तो बहरहाल यहां पे क्या लिख देंगे जी, एसेट अकाउंट और 30 जून 13, ठीक है। यहां पे क्या लिख देंगे, डिस्पोजल अकाउंट 30 जून 13। स्टेप 1 हो गया जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल, ये एंट्री हो गई बस। ये डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ गेन लॉस निकालने के लिए हमने बनाया, वरना ये एंट्री जनरल एंट्री हो गई, यहाँ पे एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया, बस कहानी खत्म, ठीक है, सही है। अच्छा जी, स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हम वर्किंग कर लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल चाहिए, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइफ पास्ड टिल डिस्पोजल, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए ये शॉर्टकट अवेलेबल है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आज बात शुरू कर दी थी, यहां पर ही पहुंचा था तो बच्चों की शक्लें ऐसी बन गई पिछली क्लास में, तो मैंने फिर डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस से करवाया नहीं, मैंने कहा चलो मंडे को आ जाओ कर लेता हूं तुम लोगों की पेंटी, ठीक है। अच्छा तो कोई बात नहीं मंडे को कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जी, काम ही काम करने वाले आदमी हैं आप तो। 5,000 एसेट की कॉस्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सवाल में कितना गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन है सवाल के अंदर लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में जाकर, ठीक है, इनटू 10%, ये होगी जनाब 1 साल की डेप्रिसिएशन, इनटू लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हम डेट ऑफ परचेज लिख लेते हैं और डेट ऑफ सेल लिख लेते हैं। किस दिन खरीदा था, यकम अप्रैल 2009 पर, और बेचा है 30 जून 2000 हमारे साल में। अब ईयर एंड जरूरी नहीं 31 दिसंबर हो, होमवर्क वाले किसी एक सवाल के अंदर शायद वो, हाँ ठीक है, तो इसके होमवर्क मैं देख लेता हूँ, अभी मैंने सोल्यूशन नहीं देना, उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये है कि आज इस होमवर्क में से वो सवाल जाने हैं जिनमें असल में आपने सोल्यूशन पे चाती मारनी है, ठीक है ना। ये पहला सवाल मैंने करवा देना है, ये दूसरा भी मैंने करवा देना है, ठीक है, नीचे वाले छोटे सवाल भी मैंने करवा देने हैं, तो जो भी सवाल आपके यहाँ पे होमवर्क वाले हैं वो मैंने करवा देने हैं। जो होमवर्क में छोटे छोटे सवाल थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे थे, वो देखने के लिए आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगले जो बड़े सवाल हैं वो आज होमवर्क में जा रहे हैं। तो आज सोल्यूशन दे दूं तो आप फटाफट वहाँ से देख के सवाल कर लेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज आप बगैर सोल्यूशन के जाएंगे, मंडे को आपको फिर इस असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर जहन में लेकर आए, यकम अप्रैल 9 पर, तो 31 दिसंबर 9 पर ईयर एंड अगर होना है तो इस 9 वाले साल में इसने 9 महीने यूज़ होना है, 10 वाले साल में पूरा साल, 11 वाले में पूरा साल, 12 वाले में पूरा साल, 13 वाले में 6/12, टोटल 4.25 ईयर्स इसकी ज़िंदगी हमारे पास गुजरी है, ठीक है। तो 4.25 ईयर्स, तो टोटल आ गया 2125। ये क्या है जी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी, ठीक है। तो स्टेप 2 था, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ये निकल आई, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। अगर डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किया है तो क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट को कर दोगे 21
25। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखो और 30 जून 13 लिखो। यहाँ पे 30 जून 13 और डिस्पोजल रेफर कर दो वर्किंग 1। ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिक रहा है तो कैश आएगा, कैश का आना डेबिट, तो डिस्पोजल क्रेडिट। कितने से? 1000 से। 1000 यहाँ पे क्या लिख दोगे? कैश। और स्टेप 4 क्या था जी? बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस तरफ फिगर आ रही है जी? क्रेडिट साइड। कितनी? 1875। अभी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें बनाना है, जब वो बनाने पर पहुंचूंगा तो फिर मैं बता देता हूं कि गेन है या लॉस है, कैसे पढ़ा करेंगे, कैसे समझा करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो सिर्फ काम चलाओ लेजर की हद तक, तो बस ये काफी है, इतना लिख देना। ठीक है। पहला हो गया डिस्पोजल। दूसरा डिस्पोजल सेम यही काम रिपीट करते हैं। दूसरे डिस्पोजल में 30 सितंबर पे, हमारे साल में 30 सितंबर पे बिक रहा है, खरीदा था हमने यकम जुलाई को, कॉस्ट 2000 है, सेल प्रोसीड 500। ठीक है, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। 2000 कॉस्ट है, ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम एसेट अकाउंट 30 सितंबर है, 30 सितंबर 13 और डिस्पोजल। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। जो फिगर यहाँ पे आएगी उसको, दूसरा इम्पैक्ट उसका यहाँ पर हम डाल देंगे accumulated depreciation। ठीक है, तो दोबारा ये वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 2, accumulated depreciation of disposal number 2। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है। अब देखो पर्चे के अंदर ऐसे डायरेक्ट लिखा करेंगे ना, तो पहले 1 साल की डेप्शन निकाल के उस पर लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल उसने गुजारी है। तो 1 साल की डेप्शन निकालने के लिए आप करोगे 2000 इंटू 10%, ये आ गया आपके पास 1 साल की डेप्रीसिएशन इंटू लाइफ निकाल लेते हैं जी, 1 मिनट का काम है। तो डेट ऑफ परचेज कितनी है जी? डेट ऑफ परचेज क्या है? यकम जुलाई 10 और डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 13। ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो यकम जुलाई 10 को जब ये आया होगा तो पहला इसका ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 10 पे। तो 31 दिसंबर 10 तक पहले साल कितने से कितने महीने इस्तेमाल हुआ होगा? 6/12। फिर 11 वाले साल में पूरा साल, 12 वाले साल में पूरा साल, 13 वाले साल में 9/12। तो टोटल आ गया 3.25 ईयर्स। ठीक है, तो ये 3.25 ईयर्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 650। दिस 650 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2 फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो 650 को एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में करेंगे और क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में। दूसरा इम्पैक्ट 650, डिस्पोजल को पूरा खत्म ही कर दो। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। समझ आ रही है? अच्छा, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया, कैश आया तो कैश डेबिट हो गया। तो कैश दिमाग में डेबिट करके, मैं बना नहीं रहा, ठीक है, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 500 है। अहमद आप बैठ जाएं, खड़े क्यों हैं हाइब्रिड में? भाई बैठ जाएं यार। नहीं यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। क्या हो गया भाई? बैठ जाना यार जी, क्या मसला है? सजा दी हुई है किसने? बैठ जाओ। अच्छा जी। जी, स्टेप 3 हो गया। वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश आया है तो कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, कैश डेबिट जर्नल एंट्री है, ये कॉन्सेप्ट है, ये तो दूसरा इम्पैक्ट पड़ा है सिर्फ गेन लॉस निकालने के लिए। ठीक है, बैलेंस फिगर स्टेप 4 में निकालो, कितनी है? 850 क्रेडिट साइड पर, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग। बस ठीक हो गया जी। अब आपके डिस्पोजल अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट है। अब इसमें जो निकला है वो गेन या लॉस है। इसकी जरूरत हमें सिर्फ तब पड़नी है जब हमने गेन लॉस जहां पर आते हैं इनकम एक्सपेंसेस, जब हमने वो चीज़ बनानी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना तो बस फिर इससे आगे कुछ भी नहीं है और फिगर कहीं यूज़ नहीं होनी, कोई इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जा रहा, कोई यहाँ से सिर्फ एक गेन या लॉस जो निकला है वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाना है। ठीक है ना? ओके, अब रह गया जी डेबिट एक्सपेंस रह गया। तो डेबिट एक्सपेंस ऑन
ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अच्छा, अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहां पर क्या चाहिए? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। अगर डिस्पोजल नहीं होता था, जैसे पहले दिन ये सवाल किया था, तो बस हमने ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर रेट ऑफ डेप्शन लगा दिया था, ठीक है ना। तो बहरहाल आज तो डिस्पोजल मौजूद है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स को लेस कर देंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचेगा, ठीक है। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी? 70,000 सवाल के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। डिस्पोजल एक नहीं है, दो है, चाहे 200 हो, हमें क्या, हम सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले डिस्पोजल की कॉस्ट है 5,000, दूसरे की कॉस्ट है 2,000, इकट्ठा 7,000 भी माइनस कर सकते थे, वो भी सही था, लेकिन मैंने अलग अलग किया ताकि पता लगे आपको दो डिस्पोजल हुए। फिर इन दोनों को अलग अलग यहाँ पे डेप्रिशिएट भी करना है, तो सामने कॉस्ट भी नजर आ रही होगी, हेल्पफुल होती हैं चीज़ें, सारा माइंड मैप बनता रहता है, ठीक है ना। तो दो डिस्पोजल है, मैंने इसलिए कहा था अलग अलग डील करके चलना है, अलग अलग कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे एक डिस्पोजल के साथ ट्रीटमेंट करते थे, वही दो के साथ कर दिया, 10 आज 10 के साथ कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो 10 नहीं आया, 10% आया, 6300, ठीक है जी, 6300, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? ऑन एडिशंस, एडिशंस नहीं है, एक ही है, चलो भारत एडिशन कितना है जी? 10,000। अगर रेजर्व वैल्यू होती तो स्ट्रेट लाइन में माइनस करते, नहीं है तो इग्नोर करो, इंटू 10% इंटू यकम मार्च को ये आ गया, जनवरी फरवरी में नहीं था, तो 10 महीने इस्तेमाल हुआ, 10/12, 833। ये पिछली क्लास में उन्होंने यही बताया या कुछ गलत बता दिया? यही आता है, उन्होंने गलत बता दिया होगा, फिर ये हो सकता है यही बताया हो, मुझे अब याद ना हो। 833, ठीक है, 0.3 को छोड़िए, सही है जी। उसके बाद क्या होता है जी? ऑन डिस्पोजल्स। ये देखो दो अलग किए थे ना यहाँ से, इन दोनों को वहाँ से निकाला इसलिए क्योंकि वो पूरा साल डेप्रिशिएट होने की तैयारी में थे, यहाँ पे पड़े पड़े। हमने कहा यहाँ से निकल आओ, अलग आओ, जितना अर्सा इस्तेमाल हुए सिर्फ उतना सा डेप्रिशिएट करेंगे, तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे देंगे। 5,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, जौन सा मर्जी साल हो एसेट की ज़िंदगी का, हमने रेट किस पे लगाना है? कॉस्ट पे। तो इंटू 10% इंटू 30 जून 13 पर ये एसेट निकल गया बिजनेस से, तो 30 जून 13 तक इस्तेमाल हुआ बिजनेस में, यकम इस साल में यकम जनवरी 13 से 30 जून 13 तक इस्तेमाल हुआ। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 6/12, 250। दूसरा डिस्पोजल है 2,000 कॉस्ट वाला, इंटू 10% इंटू ये 30/9 को बिका है, यकम जनवरी 13 से 30 सितंबर 13 तक, 9 महीने हमारे साल, इस साल में इस्तेमाल हुआ बिजनेस में और फिर चला गया, तो जितने महीने इस्तेमाल हुआ है उतने महीने की ही डेप्रिसिएशन लेंगे हम, 9/12, 150। मेरे ख्याल में खत्म होगी कहानी है जी। 7533। क्या है ये? डेप्शन एक्सपेंस है, क्या एंट्री करते हैं इसकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओ परेशान रू, एंट्री बोल जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्शन एक्सपेंस दिमाग में डेबिट किया और एक्यूमुलेटेशन के अंदर उसका दूसरा इम्पैक्ट वर्किंग 3 से हमने कैलकुलेट किया, जो यहाँ डाल दिया 7533। 31 दिसंबर। कुछ आप भी कर लिया करो जी। नहीं यार, वैसे क्या क्या डेट गलत करनी है आपने? डिस्पोजल की डेट यहाँ पे गलत लिख दें आप, यहाँ पे कोई इतना पीनलाइज होने वाला मामला नहीं है, अनलेस के कोई सवाल ही ऐसा बना हुआ हो। अब वो सवाल पहले IFRS 15 यहाँ पे होता था, अब तो FAR 2 में चला गया। वहाँ पे एक दफ़ा उसने एक क्वेश्चन इस तरह से किया था कि डेट्स की वैसे तरतीब लगानी जरूरी थी, तो उसने क्या दिया था कि डेट्स के साथ सवाल लिखो। बहरहाल मूड पे डिपेंड करता है एग्जामिनर के, मेरे ख्याल में इस पर नंबर नहीं कटने चाहिए अगर डेट थोड़ी प्लस माइनस हो जाए तो, ठीक है। लेकिन आप यही सोचा करें कि कट जाएंगे नंबर इसके भी, लेजर अगर रिक्वायरमेंट है, और अगर लेजर रिक्वायरमेंट ना हो फिर तो डेट नाम ही लिखो तो कोई गल नहीं, ठीक है। वर्किंग में अगर आप कर रहे हो, कभी वर्किंग भी हो सकती है ना कि आप लेजर वर्किंग में बना रहे हो, मिसाल के तौर पर कोई कहे आपको ट्रायल बनाना है, उस ट्रायल को बनाने के लिए आपको लेजर वर्किंग में बनाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट लेजर नहीं था,
तो वर्किंग के अंदर तो फिर चाहे कुछ भी ना लिखो, बस अंग्रेजी भी ऐसे बस DEP डेप लिख के काम चला रहे हो, लेकिन जब रिक्वायरमेंट मिला जाए तो फिर सारा कुछ मुकम्मल लिखना चाहिए, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2013 पर कितना कैरिड ऑन? 73,000। और 31 दिसंबर 13 पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 8.3। कहाँ से आ गया? मेरे पास तो नहीं है। मैंने तो 0.3 यहाँ लिखा ही नहीं था, यहाँ भी नहीं लिखा। 0.3 हारे ली फिर दिन। अच्छा जी, अब वैसे तो सवाल का कोई सवाल में जान अब नहीं बची थी, लेकिन 1 साल एडिशनल भी फरमाइश किया गया था सवाल के अंदर कि 2 साल के लिए लेजर बनाएं और फिर उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएं। तो कोई नहीं, ना कोई एडिशन ना डिस्पोजल है, सिंपल सिर्फ इस साल की डेप्शन ही एक कैलकुलेट होनी है। तो मेरे ख्याल में तो एक मिनट से भी कम का काम है। बाहर 1 जनवरी 14 पर ब्रॉड डाउन 73,000 बनेगा और 31 दिसंबर 14 पर ना कोई एडिशन हुआ ना कोई डिस्पोजल हुआ, तो यही कैरी डाउन बन जाएगा। ठीक है जी, 73,000। 1 जनवरी 14 पर ब्रॉड डाउन 24,758 आया, 24,758 है ये। ठीक है, और कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं, इसलिए क्लोजिंग भी यही आ जाएगा। क्लोजिंग भी यही आ जाएगा। नहीं, इस साल की डेप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है ना, वैसे ज़बानी भी निकल सकती है, वहीं ब्रैकेट में डाल के आप वर्किंग कर दें तब भी हो सकता है, लेकिन चलो अब एक आदत पड़ी हुई है। तो वैसे पिछली क्लास मैंने ब्रैकेट में कर दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है चलो बेहतर ज़्यादा ये लग रहा है कि शायद ऐसे कर लें, पर उन्होंने कह दिया तो मैंने मर्जी आप फॉर द ईयर एंडेड टाइम पर्चे के अंदर बचा सकते हैं आप। यहाँ पर सिर्फ आप लिखें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और वर्किंग फ्री का रेफरेंस देने की बजाय यहाँ पे क्या कर दें, वो 73,000 ओपनिंग पड़े हैं ना, उस पर बाद 10% लगा दो, 7300। कैलकुलेटर यूज़ करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ 7300 ने आना है। ये है एफिशिएंट वे। और ये जी 31 दिसंबर 13 का डेप्शन एक्सपेंस निकाला था, अभी 31 दिसंबर 2014 के लिए जी। ऑन ओपनिंग ना डिस्पोजल है ना माइनस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, डिस्पोजल नहीं है ना, तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिख भी लो, डिस्पोजल तो सवाल में है ही नहीं। ठीक है, हाँ, ओपनिंग एसेट्स जो है वो हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेनी है ना। ओपनिंग एसेट्स 73,000 नज़र आ रहे हैं, 73,000 इंटू 10% फ्रैक्शन तो कभी यहाँ पर लगता नहीं, तो 7300 आ गया। ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो यही टोटल है। तो यही मैं कह रहा था कि क्या ज़रूरत है इतनी अंग्रेजियाँ लिखने की, वहीं डायरेक्ट ही कर देते ये काम, ये वर्किंग यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर देते। बहरहाल 31 दिसंबर 2014 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7300। क्लोजिंग बता दें 32050 32058। कितने बच्चों का ये सही था बिल्कुल यहाँ तक? कम हो गए। अच्छा, कितनों की गलती थी? गलती हाँ, क्या गलती हुई? कैलकुलेशन कहाँ पे? हाथ खड़े रखें। डिस्पोजल में क्या गलती हुई? डिस्पोजल में जी। किसको? अलग अलग ही किया हमने, यानी 70,000 में से पहले 7,000 माइनस कर दिया, तो फिर 70 में से 5 करके एक बार 10% लगाया, 70 में से 2 करके फिर 10। ये इंटरेस्टिंग गलती थी, ये बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, नहीं ये सचमुच में ये पूछने का मकसद यही होता है। ये एक कन्फ्यूजन हो सकती है ये कि हम ओपनिंग में कॉस्ट में से ओपनिंग डिस्पोजल को माइनस करके रेट लगाएंगे, तो वो 2 दफ़ा अलग अलग कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि अलग अलग डील करना है डिस्पोजल्स को, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से ये गलती हुई। तो ये इंटरेस्टिंग गलती थी, खतरनाक गलती थी, कोई और इस तरह गलती किसी और ने भी की हो ये वाली गलती। 2 3 4 5 6 7 8 जी, उधर हाइब्रिड में तो काफ़ी बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि एक आध बच्चे ने की, गलती हुई है। अच्छा हुआ कि आइडेंटिफाई हुआ और इसको हमने यहाँ पर करेक्ट भी कर लिया। ठीक है, बाकी ये मंथ्स की मिस्टेक, डेट की वजह से ये गड़बड़ें ये छोड़ दें, अब करनी थोड़ा ध्यान से सवाल किया करें, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी। अब एक छोटी सी बात कि ये गेन है कि लॉस है, उसके लिए ज़रा लेजर को पढ़ना दोबारा से ज़रा देखते हैं। लेजर में ये ब्रॉड डाउन की तो एंट्री नहीं होती है, लेजर में ये पहली एंट्री पढ़ रही है, इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर लेजर से पढ़ेंगे तो ये एसेट अकाउंट है, एसेट का लेजर, ये एसेट के लेजर की डेबिट साइड है, ये एसेट के लेजर की क्रेडिट साइड है।
ठीक है। अब अगर मैं इस 10,000 को एसेट के लेजर से रीड करने लगूं तो मैं क्या कहूंगा कि एसेट का अकाउंट हुआ है डेबिट, इसके अगेंस्ट कैश हुआ है क्रेडिट। एसेट का अकाउंट हुआ है 5,000 से क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट हुआ है डेबिट। एसेट अकाउंट 2,000 से हुआ है क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट हुआ है डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 7533 से क्रेडिट हुआ है तो इसके अगेंस्ट डेबिट हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 2125 तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है डिस्पोजल। ये एंट्री के पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। अब डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आते हैं। डिस्पोजल अकाउंट 5,000 से डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, ऐसे। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 2125 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, एक्यूमुलेशन। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,000 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, कैश। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 1875 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जरा रुक जाओ और मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट में दो तरह की चीजें जाती हैं, एक होती है इनकम और दूसरे होते हैं एक्सपेंसेस। इनकम्स की नेचर क्रेडिट और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट की। इनकम्स बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट होते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स जाएं तो हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस जाएं तो हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ। बात समझ आई। अब दोबारा देखो, डिस्पोजल अकाउंट हुआ क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है जब उसमें कोई लॉस जाता है, कोई एक्सपेंस जाता है, इसका मतलब ये एक्सपेंस, लॉस इज एन एक्सपेंस, लॉस भी तो एक खर्चा ही है, एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट हो रहा है ना, तो इस वजह से है कि ये क्या है, ये लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, जर्नल एंट्री के अंदर ना ये बिल्कुल सिंपल होता है इसको पढ़ना, इसलिए मैंने जर्नल एंट्री को भी साइड पे रखा हुआ। इतनी सिंपल चीज़ है, मैंने कहा सिंपल को साइड पे रखो, ठीक है ना। सिंपल चीज़ को साइड पे इसलिए रखा हुआ है कि वो बस 5 मिनट में हो जाएगी। फिर जितने सवाल आपने कर रखे होंगे, जहां जहां डिस्पोजल बना हुआ है वहां आपने 3-3, 4-4 लाइनें छोड़ी हुई हैं जर्नल एंट्री के लिए, मुझे पता है। तो वहां पर आप जाके एक ही दिन बैठकर 10 मिनट में सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ा दोगे, देरी कोई नहीं लगनी आपको, ठीक है ना। तो वहां पे गेन लॉस भी बड़ी आसानी से नजर आ जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको देखना, इसलिए मैंने मुश्किल वाला काम पहले सिखा दिया। ये बात समझ आई। अच्छा, अब इसको आंखों से छुपा दो, इसको दोबारा से देख लें। हमें मकसद इससे होगा, और वो भी कब होगा, देखो अगर लेजर बनाना हो ना तो फिर ये सोचने की भी जरूरत नहीं है गेन है या लॉस है। जो भी चीजों से कहां जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हमने लिख दिया, ठीक है, सही है ना। मतलब तब है कि जब मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े तो मैं देख लूं ये गेन है या लॉस है। तो अब मैंने चूंकि इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है कि ये क्या है। अब ऊपर वाला नहीं देख रहे हम, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट 850 से, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ करता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, ये जबानी भी देख लेते हैं, ये लॉस ही है या नहीं। कैलकुलेटर उठाओ, इसको देख लो, एक ही बात है दोनों एक जैसे। कैलकुलेटर उठाओ, 2000 कॉस्ट है, वैल्यू कितनी लूज कर चुके हैं आज तक, 650। नेट करो, बुक वैल्यू कितनी आती है, 1350। यानी हमारे हिसाब से हमारे इस एसेट की कीमत है 1350, बुक वैल्यू। हमारी बुक्स के हिसाब से इस एसेट की, हमारे एसेट की वैल्यू है 1350। ये 1350 वाले हमारे एसेट के हमें बाजार से मिले कितने, 500। तो हमारी 1350 वाली चीज का अगर 500 मिल रहा है तो हमें नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 1350 वाली चीज हमारी 500 में बिके तो 850 का नुकसान ही हो गया ना, तो वही निकला होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे, सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, बस समझाना था, बस ये ऐसे है। अच्छा, मिसाल के तौर पर डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है बैलेंसिंग डेबिट साइड पर। खैर जाओ, ये तो जैसे देखकर कर रहे हो ना, जरा सोच लो एक बार तसल्ली से। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है इनकम से। इसका मतलब ये एक इनकम आई है, इनकम गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है। नहीं सारा नहीं बिठाना जी, क्वेश्चन है कोई? नहीं जो तो करना था तो नहीं कर दे, आज मैं नहीं बिठाना सारा। अच्छा, नहीं होता साइड पे। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लूं, एक ही बात तस्वीर बनाना जिसमें सारा कुछ ही आ रहा हो इस सवाल का। अच्छा, अब ये थोड़ी सी जगह बच गई है। मैंने डिसाइड किया कि जर्नल एंट्री आपकी जो है वो पहली क्लास में नहीं हुई, तो आप वो मेरे सौतेले हैं, ठीक है। उनकी क्लास में होगी जर्नल एंट्री, तो आपकी क्लास में होगी जर्नल एंट्री, तो इसलिए सिर्फ इनकम स्टेटमेंट। और अच्छा, खुश हो गए हैं, काम करने में खुश होते हैं यार, हैं, हद हो गई। पहली खुशी तो आपको क्लास के स्टार्ट में मिल गई थी कि उस क्लास में वो कहीं मिले तो नहीं हो आप लोग, उनको कह देते हो यार तुम तो टिल्ले बढ़ जाना बस थोड़ा सा, जब देखो ना काम जरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो टिल्ले बढ़ जाना थोड़ा सा, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। मैंने करना, देखो ना, एक चीज है उनकी क्लास में डिस्कस हो गई थी, वो रेजिडुअल वैल्यू और सेल प्रोसीड का फर्क। आपकी क्लास में नहीं हुई थी तो वो आपकी क्लास में रही जा रही थी। मैंने पिछली क्लास में फिर खामखा एक दफा कर दी दोबारा,
मैं कहीं क्लास में करूंगा ना तो याद रहेगी, आपकी क्लास में भी करनी है। तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ कौन सी क्लास में क्या करवाया, इसलिए एक जितना ही रखता हूँ दोनों क्लासेस को बिल्कुल सेम टू सेम रखता हूँ। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। दो 2013 और 14 अदर एक्सपेंसेस में लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती अदर एक्सपेंसेस, लेकिन पिछली क्लास में ना बच्चों ने पूछा तो मैंने फरमाइशी प्रोग्राम उन्होंने कह दिया ये लिख लिया करो, क्योंकि जब आपने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तो फिर पक्की बात है यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंसेस में आना है, इनकम में थोड़ा ही आना है, सेल में थोड़ा ही आना है। आपने लिख दिया लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस एक्सपेंस ही है, वो कोई सेल में थोड़ा ही आना है, वो अदर इनकम में थोड़ा ही आना है। लेकिन फिर भी बच्चों ने पूछा तो मैंने कह दिया अच्छा बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो एक्सट्रैक्ट्स के अंदर एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंस में लिख लिया करो और इनकम के लिए अदर इनकम लिख लिया करो। यानी ये अगर गेन ऑन डिस्पोजल होता तो अदर इनकम में आता, लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो अदर एक्सपेंस में आता। तो देख लेंगे सवाल के अंदर क्या है, ठीक है। फिलहाल तो सबसे पहली चीज जो आज तक पढ़ते भी आ रहे हैं पहले से, वो क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जी 13 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 24,758, 24,758, सॉरी 20,000। फिर नहीं भी की होती वर्किंग कभी, लेजर से भी पढ़ना आना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर पहले ही दिन बताया था, ये साल के शुरू में डेप्रिसिएशन, आज तक 1 जनवरी 13 तक की डेप्रिसिएशन, यानी कि पिछले साल यूं कह लो 31 दिसंबर 12 तक की डेप्रिसिएशन 20,000, फिर 13 वाले साल की डेप्रिसिएशन ये पड़ी है और फिर क्लोजिंग ये है एज ऑन, ठीक है ना। तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर इस लेजर से ढूंढना हो तो ये पड़ा होगा, ठीक है, वरना तो वर्किंग में से नजर भी आ रहा था फॉर द ईयर एक्सपेंस, ठीक है। तो 7533 और 14 का एक्सपेंस है 7300। कुछ बच्चे कहते हैं सर इस पे एक्सपेंस वाला माइनस का साइन ना लगा लिया करें, लगा लो तब भी ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है। क्यों लिखा तो वो एक्सपेंस, लिखा तो एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं ना, ठीक है, तो एक्सपेंस लिख दिए। कुछ बच्चे कहते हैं जी एक्सपेंस और इनकम दोनों आ जाए तो फिर एक्सपेंस के साथ लगा लें और इनकम के साथ ना लगाएं। मैंने कहा लगा लो तब भी ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है। तो जिंदगी परेशानी का नाम नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, रिलैक्स रहना है आपने। तो माइनस का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं कोई मसला नहीं, एक्सपेंस का लिख देना काफी है, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे आपकी तसल्ली हो ना आप वैसे कर लिया करें, आपको सुकून मिलता है माइनस का साइन देके एक्सपेंस के साथ लगा दें, ठीक है, सही है ना। और नहीं मिलता ना लगाएं जी। नेक्स्ट बैलेंस शीट। क्यों, ये किस लिए मैंने इतनी कवाली की थी, एसेट बिके तो गेन या लॉस आता है, वो गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। अगर गेन है तो अदर इनकम में जाएगा, रेवेन्यू में नहीं जाएगा, और अगर लॉस है तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएगा। ये बातें समझ आ रही थोड़ी। एक ट्रेडिंग बिजनेस हो ना तो फिक्स एसेट का खरीदना बेचना उसकी ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता। फिक्स एसेट खरीदते हैं कभी कभार कुछ साल बाद जाके, और फिर कभी कभार कुछ साल बाद जाके कुछ एसेट्स बेच दिया करते हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर फिक्स एसेट उन्होंने अपने यूज के लिए खरीदा था वो बेचा है तो उसका बिकना ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है कि उससे आने वाली इनकम को आप रेवेन्यू में लिखो या उससे आने वाले एक्सपेंस को, लॉस को आप कॉस्ट ऑफ सेल में लिखो। कॉस्ट ऑफ सेल में तो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली कॉस्ट पड़ी है, ठीक है ना। तो याद रखना अगर फिक्स एसेट आप डिस्पोज करें, गेन आए या लॉस आए डिस्पोजल पर, तो वो कोर एक्टिविटी नहीं है कि आप गेन आए तो सेल में ऐड कर रहे हो और लॉस आए तो कॉस्ट ऑफ सेल में लिख रहे हो। तो इसलिए लिखना चाहो तो लिख लो कि गेन या, वैसे तो स्टेप 4 मैंने लिखवाया था लेकिन इस तरह से तफसील से बात नहीं होती, इसलिए लिखना चाहो तो लिख लो कि ठहर एक पहले ये बात लिख लो। फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर अगर गेन आए तो अदर इनकम में और लॉस आए तो अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। जी मैं देख तो लूं क्या लिखवा है। फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर अगर गेन आए तो अदर इनकम में, लॉस आए तो अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाहिर सी बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर इनकम में या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर एक्सपेंस में शो करेंगे। फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर अगर गेन आए तो पीएनएल में अदर इनकम में शो करेंगे और लॉस आए तो पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे, ठीक है। हमें तो दोनों ही लॉस आ रहे हैं तो यहां पे हमने लिख दिया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट की अब जगह नहीं, बस डिस्पोजल लिख दिया हमने। अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल 1875, माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, लॉस लिखा तो हुआ सब। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल नंबर 2, इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनको ऐड करके लिखना मुनासिब है, सॉरी। यानी बेहतर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन दोनों को ऐड करके लिख दो, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो अक्सर वो इनकम और एक्सपेंस भी नेट कर देते हैं,
तो मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपेंस अगर 2-3 नहीं, लॉसेस 2-3, आपने 5 एसेट बेचे, 3 पे लॉस आ गया, 2 पे गेन आ गया, तो आप नेट करने के बजाय भाई ना कर लो कि 3 लॉसेस को इकट्ठा करके एक जगह लिख दो लॉस ऑन डिस्पोजल, 2 गेन्स को इकट्ठा करके लिख दो गेन ऑन डिस्पोजल, ये कर लो, गेन लॉस को नेट ना करना। इसलिए तो मैंने लेजर भी अलग अलग बनवाए हैं आपसे कि किसी एक एसेट पर गेन हो, दूसरे पे लॉस हो, अगर लेजर आपने इकट्ठा बनाया हुआ दोनों एसेट्स के डिस्पोजल का, तो गेन लॉस और नेट होकर कोई फिगर निकल रही होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा किस पे गेन आया किस पे लॉस, इसलिए मैंने अलग रखवाया हुआ। ठीक है ना, बेहतर यही है कि अलग अलग प्रेजेंट करें। बहरहाल हमारे सवाल में तो दोनों ही क्या आ गए थे, लॉस आ गए थे। ठीक है, अगर कोई गेन होता तो अदर इनकम लिखकर उसके नीचे गेन ऑन डिस्पोजल डाल देते। ठीक है, सही है। उसके बाद जनाबे वाला बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं 2014 ते 2013। एनसीए क्या होता है? हाँ, हमारे यहाँ नेशनल कॉलेज नहीं होता, हमारे यहाँ नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, यहाँ पर एसेट का नाम नहीं है तो फिर एसेट ही लिख लो, एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट 13 में 73,000 का बैलेंस शो कर रहा है, 14 में भी 73,000 का। वाह जी वाह, सुभान। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 24,758, 13 का एक्यूमुलेशन का बैलेंस है, और 32,058 आपके 2014 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस है। और इनको नेट मुझे पता है करके आप बुक वैल्यू निकाल लोगे, अब मुझे ना लिखवाना बस। ठीक है, ठीक है, लें जी, अब ये सवाल पूरा हो गया। ये सवाल सारी की सारी एक तरह की रिवीजन भी आपकी हो गई एक बार। ठीक है, अब इसकी पिक्चर ले लें तो बेहतर है, नोट करने का तो टाइम नहीं होगा। ठीक है जी, जिन्होंने घर पे किया हुआ उन्होंने सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ है, अब अपने तौर पे एक बार इसकी पिक ट्यूरे ले लें, पिक ट्यूरे। और जो करीब करीब नोट कर रहे हैं तो चलें 1 आधा मिनट में पॉज लेता हूँ, वो उसको नोट कर भी सकते हैं। हैं? हाँ, जी हो गया नोट शोट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर बोर्ड की इस तरफ आ जाए। हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन वाले मेरे एक बच्चे ने कल जूम के सेशन में कहा है कि सर आप फिजिकल वाले बच्चों को तो देख ही रहते हैं पढ़ाते हुए, आप हमें भी देखा करें। मैंने कहा फिर दिल की आंख से देखूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बात ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गई होगी, कुछ छोड़ा नहीं, अब हमने काफ़ी यखनी निकाल ली इसकी। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा पेंडिंग चला आ रहा है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली एक एस्टीमेट होता है। ठीक है जी, एस्टीमेट मेड एट स्टार्ट ऑफ एसेट्स लाइफ, एट स्टार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है जी, हम एसेट की जिंदगी के शुरू में एक अंदाजा लगाते हैं कि ये एसेट लाइफ के स्टार्ट में हमें इतनी अमाउंट देकर जाएगा। ठीक है, अब अपनी लाइफ के एंड पे ये इतनी अमाउंट देकर जाए ना जाए ये जरूरी नहीं है। एस्टीमेट तो एस्टीमेट होता है ना, इसमें चेंज भी आ जाता है। ठीक है, बहरहाल ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, इस रेजिडुअल वैल्यू का हमारे डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से कोई लेना देना नहीं होता। ये रेजिडुअल वैल्यू जो है इस फिगर को हम यूज करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, बात समझे हो? यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके रेट लगाते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसको फॉर्मूला में करते, डेफिनेट एक्सपेंस कैलकुलेट तो इग्नोर करते हैं, लेकिन फॉर्मूला में तो इनबिल्ट किया होता है ना। ठीक है, यानी जो भी है इसका इस्तेमाल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए है, इसके अलावा नहीं। अब एक एसेट की रेजिडुअल वैल्यू भी थी और बाद में वो डिस्पोज भी हो गया, तो रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल हुई है,
जब एक्चुअल में एसेट बिका है तो रेजिडुअल वैल्यू को छोड़ो, ये बताओ असल में इस दिन कितनी सेल प्रोसीड आई, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी तो नहीं है एसेट अपनी लाइफ के एंड पर ही बिक रहा हो, दरमियान में भी तो बिक रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लाइफ के एंड में भी बिक रहा है, तब भी रेजिडुअल वैल्यू को साइड पे रखो, सेल प्रोसीड ढूंढो, कितनी सेल प्रोसीड है। अगर उससे कम या ज्यादा है जो रेजिडुअल वैल्यू आपने एस्टिमेट की हुई थी, तो जो भी फर्क होगा वो गेन लॉस अब निकलता है बैलेंसिंग फिगर, उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये गेन बनेगा या लॉस बनेगा, क्योंकि आपने तो डिस्पोजल को तरीका ही आपने ये रखा हुआ है कि एसेट एक साइड पे रखते हो कॉस्ट, एक साइड पे उसकी रखते हो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब वो डेप्रीसिएशन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू इंपैक्ट ले चुकी हुई है। फिर तीसरी चीज आप कैश लिखते हो तो गेन लॉस निकल आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट है जो लाइफ के एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे हम लगाते हैं और उसको यूज करना होता है हमने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन में, ठीक है। जबकि सेल प्रोसीड जो है, सेल प्रोसीड एक्चुअल अमाउंट रिसीव होती है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एट डेट ऑफ डिस्पोजल लिख लेते हैं, एट डिस्पोजल डेट, एट डिस्पोजल या सेल डे, ठीक है ना। डिस्पोजल के दिन जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होती है उसे सेल प्रोसीड कहा जाता है, ठीक है जी। और इस सेल प्रोसीड का हम क्या करते हैं जी, यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ, यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑफ डिस्पोजल, यूज इन कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। जरा देखो इधर, ये गेन या लॉस निकलेगा, कभी हम डिस्पोजल अकाउंट से निकालेंगे, इसको डिस्पोजल अकाउंट से निकल आता है, कभी ये जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल से भी निकल आता है। मकसद कहने का ये है कि जो सेल प्रोसीड होती है वो डिस्पोजल अकाउंट में या जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल में इस्तेमाल होती है गेन लॉस निकालने के लिए। सेल प्रोसीड मतलब वो जो कैश आया है वो हम जब लेते हैं, ठीक है ना। और सही है, ये नजर आ रहा है एंड वाला डिस्पोजल अकाउंट और जनरल डिस्पोजल, सही नजर आ रहा है पिक्चर अगर ली जाए तो। चलें जी, फर्क समझ आ गया भाई मेरे दोस्त, सही है, सबको क्लियर होगी ये बात। गेन और लॉस के नीचे मैंने लिखा है ये यूज इन कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। अब गेन लॉस कैलकुलेट कहां करते हैं हम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट के ऊपर, एसेट बिके तो गेन और लॉस कहां कैलकुलेट करते हैं जी बताएं, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये गेन लॉस निकालने के लिए या तो हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, मैंने ये कहा, तो डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर यूज कर लेंगे इसको, सेल प्रोसीड को, या कभी कभी हम जर्नल एंट्री से गेन लॉस निकाला करेंगे तो फिर जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल में इस सेल प्रोसीड को। यानी कहने का मतलब यह कि सेल प्रोसीड ने इस्तेमाल होना है जब डिस्पोजल के वक्त हम गेन लॉस निकाल रहे होंगे, जिस मर्जी तरीके से निकाल रहे हों, ठीक है। जी नहीं, रेजिडुअल वैल्यू का मैंने आपको बता दिया सिर्फ क्या करना है आपने, ठीक है ना। जो लाइफ पूरी कर चुका है फुली डेप्रिशिएट हो गया। फुली डेप्रिशिएट इसका मतलब होता है जिसकी WDV जीरो है। WDV अगर जीरो है तो ऐसा एसेट 1 रुपया भी दे जाए तो गेन आ रहा होता है। तो स्पेसिफिकली सवाल आने तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल सादा सी बात, रेजिडुअल वैल्यू को आपने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डेप्शन में इस्तेमाल करना है, ओके। हाँ, ये अलग बात है कि रेजिडुअल वैल्यू दे दे और कुछ ना बताए तो फिर आप लाइफ के एंड पर उसी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये फिर मिल भी जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। नॉर्मली सेल प्रोसीड दी होती है, साल जिंदगी के एंड पर नहीं भी जाता है एसेट, ठीक है, ओके जी। कोई क्वेश्चन? टाइम कम रह गया, आप लोग उनसे भी सुस्त साबित हुए। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर साइम परचेज वाला सवाल आपको करवा दिया था, इसमें 37% गिवन था, लेकिन मैंने उसे गायब करके आपको रेट भी निकालना सिखा दिया था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको रेट निकालना पड़ना था, और ठीक है। अच्छा, अब ये काम कर लेते हैं कि मैं क्वेश्चन 3 क्या है, 2 तो करवा दिया था, 3 सेम क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें हमने कहा था कि डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 अप्रैल है। उस 1 अप्रैल डेट ऑफ परचेज के चेंज होने से पहले साल की डेफिनेशन भी बदल गई, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, मुसीबत यह है कि फिर अगले सब सालों की डेफिनेशन भी बदल गई। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर रेट हर साल हम लेटेस्ट WDV पे लगाते हैं। तो पहले साल डेफिनेशन बदली तो पहले साल की WDV बदली, फिर WDV बदली तो फिर दूसरे साल की डेफिनेशन बदली, फिर उसी तरह से अगली WDV बदली एंड सो ऑन। यानी कि पहले साल की डेफिनेशन अगर बदल गई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो अगले सब सालों की डेफिनेशन बदलेगी। जबकि स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था, अगर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुई है तो पहले साल में सिर्फ डेफिनेशन बदलती थी, बाकी आगे फिर सेम हो जाती थी। तो ठीक है, क्या कॉस्ट तो पहले साल ही सिर्फ रेट लगेगा ना, मजबूरी है। रिड्यूसिंग बैलेंस बिल्कुल बुक वैल्यू पे लगता है, मैं भी इस पर कायम हूं। पहले साल के अंदर बुक वैल्यू कहां से लाओगे? 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 19 को आपने एक एसेट खरीदा 2 लाख का, तो इस दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है? वही है जो उसकी कॉस्ट है, वही बुक वैल्यू, कभी तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं।
तो पहले साल के एंड पे जब पहुंचोगे तो पहले साल के एंड पे जो चीज डेप्रिशिएट होनी है वो 2 लाख की कॉस्ट ही है। आप डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू निकाल लोगे, अब अगले साल में आपके पास बुक वैल्यू अवेलेबल है। अभी सवाल करवाता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं सॉल्व करवाता हूं और सॉल्व करेंगे हम इसको इंशाल्लाह इधर ही ऐसे पासे। 5 भी करवाना है जी अभी, फिर आपकी छुट्टी तब होनी है। 4 बहुत आसान है लेकिन मैं फिर भी करना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्चुअली क्लियर करता है बातों को, इन दोनों मेथड्स के डिफरेंस को, ठीक है ना। यहीं पे कर लेते हैं जी ये सवाल भी। अच्छा जी, सवाल के अंदर उसने कुछ डाटा दिया था, ये कॉस्ट है 1 लाख, रेजुअल वैल्यू है 10,000, यूजफुल लाइफ है 4 साल, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 16, कैलकुलेशन अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो मैं दोनों को आमने सामने रख के आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं डेप्रिसिएशन। तो पहले हम बात करते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड की। जी डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं काम। 1 जनवरी 2000 कब खरीदा है देख के बता दो। 1 जनवरी 2016 पर एसेट की कॉस्ट कितनी है 100,000, 1 लाख। 31 दिसंबर 2016 आया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ कर दें या इनटू रेट कर दें, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन मैं ना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक ही बात है ना, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम इसका भी रेट निकाल लें क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में तो होना ही रेट है। मैं बिल्कुल हर चीज एक जैसी करके आमने सामने रख के आपको फर्क समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर फर्क क्या है, वो ठीक है। इसलिए मैं इसको भी लाइफ को रेट में, स्ट्रेट लाइन के लिए भी लाइफ को रेट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो 16, 17, 18, 3 साल 19 तक है, 4 साल आइए ना, ठीक है जी। तो मैं रेट निकालने लगा हूं लाइफ से, तो रेट निकालने के लिए मैं करूंगा 1 ओवर लाइफ इंटू 100 इज इक्वल टू 20। हाँ, लाइफ भी डिवाइड कर सकते थे लाइफ पे, स्ट्रेट लाइन में तो ऑप्शन है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों तरफ जो कि रेट आना है तो सब चीज आमने सामने एक जैसी हो ताकि क्लियरली फर्क पता लगे आपको दोनों मेथड में फर्क क्या है, ठीक है। चलो अब जी मेरे पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया जी, 25% है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो हम 1 लाख कॉस्ट में से माइनस करेंगे 10,000 रेजिडुअल वैल्यू। क्यों माइनस करेंगे जी, क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट में से रेजिडुअल को माइनस करके रेट लगाते हैं, ठीक है। कितने परसेंट जी 25%। तो आंसर बताएं जी 22,500, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। चल अच्छा जी, अब बुक वैल्यू बताएं। 77,500 आ गई इसकी बुक वैल्यू बीवी 31 दिसंबर 16। मेथड कौन सा है, तो फिर 31 दिसंबर 17 पर इधर देखना जरा, देखना गौर से देखना जरा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये देखो, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हाँ रिपीट कर देना है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है ना। यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने जो सेम आना है तो मतलब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम होगा तो एक्सपेंस भी सेम आएगा, ठीक है। तो अगेन 22,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। कोई परवाह नहीं हमें बुक वैल्यू की, हमें बुक वैल्यू से क्या लेना देना, ठीक है। क्या आ गई जी 55,000 पूरा, यह बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2017 की। अब 31 दिसंबर 2018 के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना था, फिर वही फार्मूला। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ने सेम आना है, हर साल फार्मूला रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस वही सेम आ रहा है 22,500, 32,500 बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 18। और फिर इसकी ज़िंदगी का आखिरी साल आएगा और 31 दिसंबर 19 की डेप्रिसिएशन बिल्कुल वही फार्मूला दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन ने सेम आना था तो 22,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर लिखा और 10,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। इसको रेजिडुअल वैल्यू हमने कहा था, ठीक है, और एंड पर वही बच गई है एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा अब देखें
ये जो फॉर्मेट आपके सामने वर्किंग का बना है ना, इसको कंफ्यूज ना किया करें कहीं इस बात से कि ये फॉर्मेट कहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का या स्ट्रेट लाइन का। कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इस मेथड के इस फॉर्मेट के अंदर ना आपको WDV मिल रही होती है जिस पे रेट लग रहा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो ये फॉर्मेट बनता है। हालांकि ये फॉर्मेट तो मैंने स्ट्रेट लाइन में बना दिया। बेसिकली जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन है ना, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर कर रहे हैं, वो सिर्फ एक लाइन के अंदर पड़ी हुई है। अगर आप गौर करें तो वो ये है, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू इनटू रेट, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू इनटू रेट, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू इनटू रेट, कॉस्ट माइनस। तो यही चेंज आएगा जब बाकी सब वर्किंग सेम रखते हो, सिर्फ यही चेंज करेंगे तो मेथड बदल रहा होगा। ठीक है, चेक करते हैं। अगला मेथड है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी वही आंसर आएगा, मुझे पता है, लेकिन आप फिलहाल ये बात ना करें, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये वैसे मैंने खुद बताया था आपको बाय द वे, कि स्ट्रेट लाइन में आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से मल्टीप्लाई करें या रिमेनिंग लाइफ से बुक वैल्यू को डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। ठीक है, अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 पर एसेट खरीदा था हमने 1 लाख रुपए का। 31 दिसंबर 16 पर हम जब डेप्रीशिएट करने लगे तो हमें रेट चाहिए डेप्रीसिएशन का। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, वो नहीं करना। हाँ, रेट निकालने के लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी छोटी सी, तो वो वर्किंग वैसे ही जहाँ पे इधर रेट निकाला था हम यहाँ पे भी रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए 1 माइनस nth रूट s ओवर c। अब मैं वो अंग्रेजी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बताओ मुझे n क्या था। n क्या था? यूजफुल लाइफ, और वो हमारे सवाल में है 4। और s क्या था? रेजिडुअल वैल्यू, जो हमारे सवाल में है 10,000। ठीक है, और कॉस्ट c कॉस्ट था, वो कितनी है? 1 लाख। ये जो आंसर भी आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो क्या आंसर आया? 43.76। बस चलो ठीक है। अब ये थोड़ा राउंड किया मेरे ख्याल में आप लोगों ने रेट, तो जो राउंड किया ना, फिर बेटा मैं तो इस पे भी कह रहा हूं कि अगर आपने इतना राउंड किया तब भी एक छोटी सी चीज के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें, वो ये कि ये चौथे साल के एंड पे पूरे 10,000 रेजिडुअल वैल्यू नहीं बचेगी, फिर ये ना कहना, ठीक है ना, क्योंकि राउंडिंग कर दिया आपने। लेकिन मैं कंफर्टेबल इसलिए हूं कि साइम वाले सवाल में मैंने आपको लाइफ के एंड के ऊपर एग्जैक्ट मैच करके दिखा दिया था कि हमने रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं भी किया था, फिर भी आखिरी दिन रेजिडुअल वैल्यू निकली हुई थी। अब ये चूंकि राउंडिंग कर ली है थोड़ी सी रेट की, तो 2-4 रुपए का जो फर्क आएगा अब उसको माफ कर देना। अगर आप इसको 44 लिख देते हो वो भी सही है, लेकिन फर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके लिए दिन तैयार हैं, बाकी राउंड कर देंगे। वैसे मेरा मशवरा ये था कि फिगर्स को आप कर लिया करें राउंड, फिगर्स को राउंड कर लिया करें, रेट्स को राउंड मत किया करें। कम से कम डेसिमल के बाद, फ्रैक्शन के बाद जो है ना, दो फिगर्स लिख लिया करें, सॉरी डेसिमल के बाद दो जो है वो फिगर्स लिख दिया करें, ठीक है ना। ये मेरा मशवरा था। तो रेट को कोशिश किया करें कि डेसिमल के बाद 2 फिगर्स लिख लिया करें। जी कितना आ गया जी? 43.78। अब अपने अपने रजिस्टर वाले आंसर नहीं बताने, अब आपके सामने आ गए। 7-6 है, अच्छा यार, और ठहर जाओ यार, अब 7-6 तो लिख लूं मैं जी। 43.76 जी, 43,760 आ गई डेप्रीसिएशन इस साल की। माइनस करो, बुक वैल्यू बताओ। 56,240। ये क्या है जी? बुक वैल्यू 31 दिसंबर 16 की। अब देखो, पहला फर्क तो ये नजर आ गया आपको, पहला फर्क तो ये नजर आ गया कि आपने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं किया व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्शन, ठीक है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस का खासा था। दूसरा फर्क आपका आएगा 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन निकालते हुए आपने कॉस्ट को नहीं पकड़ लेना, बल्कि ये 56,240 वाली बुक वैल्यू को 56,240 इंटू 43.76 कर देना है, ठीक है जी। क्या आ गया आंसर? 24.6 आई के बाद मुझे नहीं बोलना, 1 बोल दो जी। ओके, बुक वैल्यू बताओ जल्दी से। 31 दिसंबर 17 पर कितनी? 31,629। ये सामने लिखा हुआ है ना, यही आंसर बताना है। फिर 31 दिसंबर 18 पर आते हैं तो डेप्रीसिएशन के लिए 31,629 यूज करते हैं और 43.76% लगाते हैं जी। 841। बुक वैल्यू बताइए। 17788। उसके बाद बातें मत करो भाई, 31 दिसंबर 19 की डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 17788 पर रेट लगाओ 43.76%। 77 एग्जैक्ट आ गया।
कोई एक आध रुपए का फर्क 8.4 है, चलो मैं 8.8 कर रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है ना। वो 4 रुपए का फर्क क्यों आने जा रहा है, क्योंकि आपने थोड़ा सा रेट को राउंड किया। एक और डेसिमल ले लें, ये और करीब हो जाएगा, 4 डेसिमल तक ले मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाएगा। बहरहाल कोई मसला नहीं जी। 10,000 यहां पर भी हमारी बुक वैल्यू आ गई। आपने पर्चे में इसको 8.8 नहीं करना, पर्चे में 7784 लिखकर नीचे जो आंसर है वही लिख देना, बिल्कुल सही है वो। ओके, 31 दिसंबर 19। तो आप इधर देखें जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वर्किंग तो सेम है, फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम है। फर्क कहां पे आया हुआ है, सिर्फ ये, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको आपके सामने दोनों मेथड्स को रखना था, ये फर्क है, ठीक है जी। इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से। बुक वैल्यू लाइफ के एंड पे सेम आएगी, एसेट तो वही है ना, पैटर्न ऑफ बेनिफिट बदल रहे हैं बस। ये डेप्शन मेथड जो है ना, ये कल आप मुझसे, ये सवाल इस क्लास में हुआ है वैसे कि मेथड स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मर्जी से लगाना है या एसेट के हिसाब से लगाना है, ये बात हुई है क्लास में भाई। ये फिर कल आप याद कराना है, ठीक है, कौन सा मेथड कब लगाना है, अभी मैंने ना सवाल करवाना है जी। हाँ जी, 5 मिनट रह गए हैं और सवाल इसी 5 मिनट में ही करना है। ओके, होमवर्क लिख लें पहले। होमवर्क के अंदर आपके ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 है। कल वाले हैंडआउट के 8, 9, 10, 11 होमवर्क में है। 8, 9, 10, 11 कल वाले हैंडआउट के होमवर्क में है। ओके, और आज वाले हैंडआउट के अंदर सिर्फ क्लास वर्क वाला क्वेश्चन 1 मिस्टर मुइन, ये होमवर्क में है आपके। ओके, अच्छा जी, चलें जी। अब आज वाले हैंडआउट की बजाय भी कल पे ही रहते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाना है, छोटा सा सवाल है, 4 मिनट के अंदर सिर्फ देख लें और पिक्चर बना लेनी है आपको, ठीक है। कोई डिस्पोजल नहीं है, सिंगल एडिशन है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला सवाल है बस। आपके होमवर्क के अंदर भी बातें मत करें बेटा प्लीज, आपके होमवर्क के अंदर भी सिंपल एडिशन वाले रिड्यूसिंग बैलेंस के सवाल होंगे, कोई डिस्पोजल नहीं होगा आज, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, नोट नहीं करना। 4 मिनट में मैंने ये सवाल करवाना है बस, ठीक है, 4 से 5 से 6 मिनट जी। ओके, क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन यकम जनवरी 15। एसेट अकाउंट 50 रुपए, एक्यूमुलेशन 20। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। यकम जनवरी, ओपनिंग बताओ, यकम जनवरी 15, ओपनिंग बैलेंस 50,000 एसेट अकाउंट का, और यकम जनवरी 15 एक्यूमुलेटेड एक्शन का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। डन। स्टेप 2, एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 15। सवाल खत्म। एडिशन कितना है जी, 15,000। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने सिर्फ फर्क वाली जगह देखनी है, अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया। स्ट्रेट लाइन मेथड वाला सवाल भी ऐसे ही हो रहा होता था, ठीक है। सवाल खत्म। रेट इज 20% WDV। अब हम आए डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करने, तो डेप्शन एक्सपेंस सबसे पहले क्या लिखा हुआ यहां पे, ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अब मेथड कौन सा है, WDV। जो ओपनिंग एसेट्स हैं इनका ये पहला साल है या सब्सीक्वेंट ईयर है। ओपनिंग एसेट का तो मतलब ही ये है कि पिछले किसी साल से चले आ रहे हैं ये। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सीक्वेंट ईयर में कॉस्ट पे तो रेट लग ही नहीं सकता। पहले साल में तो मजबूरी होती है ना कॉस्ट पे रेट लगाना, एडिशन पे तो इस साल में भी कॉस्ट पे लगेगा रेट, लेकिन सब्सीक्वेंट ईयर में कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। फंस गए। अब फर्क क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना सा होगा, देखे सारे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स लिख रहे थे ना, ऐसे तो डिस्पोजल भी है ही नहीं, इसको साइड पे कर दो। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स लिख रहे थे ना ऑन ओपनिंग एसेट में, इस कॉस्ट की जगह ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कर दें, ठीक है। बुक वैल्यू यानी WDV कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस दिन की एक्यूमुलेशन माइनस करोगे कॉस्ट से, उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ओपनिंग यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए। तो हम ओपनिंग यकम जनवरी 15 पर खड़े होकर कहेंगे तुम्हारी इस दिन की कॉस्ट एसेट इतनी है और इस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है, इन दोनों को डेट करो, इस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी, लगा दो रेट। तो पहले मेथड स्ट्रेट लाइन था ना भाई, यही तो फर्क बता रहा हूं। पहले मेथड स्ट्रेट लाइन था, मेथड बदला है ना, यही तो कह रहा हूं, चेंज देखो, ठीक है। तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स कैसे निकलेगी, देखें ये देखें जी, देखें ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट कैसे निकलेगी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पकड़ोगे पहले 50,000 माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल पकड़ोगे। ये डिस्पोजल माइनस नहीं किया, ये मैंने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू निकाली है।
अब मेरे पास एसेट की वो वैल्यू आ गई है जो रिड्यूसिंग बैलेंस में सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर रेट लगाने के लिए यूज होती है, वो बुक वैल्यू होती है। तो ये देखो ना, यहां पे तो ओपनिंग बुक वैल्यू थी, इस पे रेट लगा रहे थे। ये देखो, ये देखो, 16 की कॉस्ट, 16 के एंड की डेप्शन, ये 16 के एंड की डब्ल्यूडीवी, 17 के एंड पे जाके 16 के एंड वाली डब्ल्यूडीवी को पकड़ रहे हैं। तो हम इस वक्त जो ये इस सवाल के अंदर है, हम कौन से साल को, हम 15 के साल की डेप्शन निकालने लगे हैं, तो 14 वाले साल की बुक वैल्यू हमें चाहिए। 14 वाले साल की बुक वैल्यू कहां है, ये 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग, 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग, इन दोनों को नेट करो, कॉस्ट ऑफ डेप्शन को, डब्ल्यूडीवी आ गई, ठीक है, इनटू 20%। जी बताओ, 6000 डन। उसके बाद एडिशन है, एडिशन बेचारा बड़ा मस्कीन है, इसमें डब्ल्यूडीवी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, अगर रेजल्ट वैल्यू हो वो नहीं माइनस करनी कॉस्ट से, क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो एडिशन तो भाई सिंपल ही हो गया, 15,000 कॉस्ट पर रेट लगेगा 20%, या कम मार्च है तो 10/12 जी 2500। आर यू श्योर? तो 8500 आ गया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी, सवाल खत्म हो गया जी, आपको बता दूं मैं। हाँ तो और क्या है, तो 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग बैलेंस 80, और मैं तो डिस्पोजल भी करा रहा था पिछली क्लास में, वो तो फिर बच्चों ने कहा बस, तो मैंने कहा ठीक है बस, 28500। ये फिर आपने पूछ लेना किस दिन एंट्री की जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मजबूरी है ना, ये तो पहले भाई को बात जवाब दे रहा था मैं। मजबूरी क्या है, पहले साल में एसेट जो आता है उसकी बुक वैल्यू क्या होती है, उसकी कॉस्ट ही होती है। डेफिसिट हुआ ही नहीं ना, तो किताबों में कितने पड़ा है, कॉस्ट से पड़ा है, तो पहले साल तो है ही कॉस्ट हमारे पास। क्या, एक मिनट, ये यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू है, तो 15 के एंड पे इसी को पकड़ के डेफिसिट करेंगे। इसी तो ये दिखाया, इसी तो ये सवाल में इतना टाइम लगाया। इधर देखो, देखो पीछे, देखो पीछे, देखो लाख साल के स्टार्ट में था, डेफिसिट करते हैं साल के एंड पे खड़े होके, तो शुरू से एंड तक लेकर आते हैं इस कॉस्ट को कि इतनी वैल्यू लूज की इसमें। बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16 पर, ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग भी यही है, ऐसा ही है। अब 17 के एंड पर डेप्रिसिएशन करने गए तो ये 16 के एंड वाली बुक वैल्यू को डेप्रिसिएट कर रहे हैं, ऐसे ही यहां पर किया जी। एक मिनट पहले मुझे होमवर्क कंफर्म करने दें, और आवाज ना आए किसी की, वरना कल मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, आवाज ना आए यार। ये देखना था कौन कौन बोल रहा है, निशान लगाते जाओ उनके सर पे, मतलब खड़ा करते जाओ उनको, प्लीज प्लीज कोई ना बोले। ये मिस्टर मुइन वाला सवाल जो मैंने अभी अभी येलो किया, हो गया बेसिकली येलो, ठीक है। ये आपके आज वाले लेक्चर नोट में लेक्चर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर मुइन, एक ये होमवर्क में है आज वाले हैंडआउट में से। उसके बाद डिस्पोजल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू हो रहा है, ये मत करो। अच्छा हो गया भाई साहब, तो सिंपल में 2-4 यहाँ पे बिल्कुल ही घूम गए, बाकी भी घूमे में बोल नहीं रहे, ठीक है। तो अच्छा है पहले सिंपल वाले प्रैक्टिस करके आ जाओ, फिर डिस्पोजल शुरू करेंगे, नो इशू, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो मुइन वाला सवाल इसमें से कर लेना, डिस्पोजल और आगे होमवर्क सब इग्नोर करो इस आज वाले हैंडआउट में से, ठीक है। 18 लेक्चर वाले हैंडआउट में से सब इग्नोर करो, और 17 वाले हैंडआउट में से आपने बाकी सारे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया आपको, 4 भी करवा दिया, 5 भी करवा दिया, ऐसे ही है। अब ये 1 से लेकर 7 तक छोटे छोटे सवाल है, ये कल ही होमवर्क देखना सोल्यूशन इनका, ठीक है ना। ये बार अभी दूं तो अगले भी होमवर्क के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। आपका होमवर्क आज है 8, 9, 10 और 11 कल वाले हैंडआउट का, ठीक है। अब खामोशी से बिल्कुल बैठे रहें। और सवाल क्या था आपका, क्या? हाँ अच्छा, मेरी गलती थी। चलें जी, निकलना शुरू करें, पहले फीमेल स्टूडेंट्स निकल जाएं जी, जल्दी 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 जल्दी।